So, good morning, friends. We are into the third lecture of the groundwater recharging. Today, we will try to learn about the subsurface dams. As you all must be knowing, that the dams are always constructed above the river bed level or above the ground level or the normal ground surface level. Across the river, dam is nothing but a wall or a obstruction which is constructed to obstruct the flow of water बट अबो द रिवर बेड लेवल. नदी का जो पात्र रहता है वो नदी के पात्र में नदी का जो तल रहता है उसके ऊपर में जो दीवार कंस्ट्रक्ट करते हैं नदी का फ्लो पूरा रोकने के लिए उसे हम डैम्स करके कहते हैं. ओके, दैट यू ऑल नो व्हाट आर द डैम्स. एंड जब हम डैम बोलते हैं तो हमारे आंखों के सामने वही डैम आता है कि जो हम हरदम देखते हैं. लेकिन अभी ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें हमें क्या करना है कि वी वांट टू लर्न एंड आल्सो वी कैन कंस्ट्रक्ट सच subsurface dams. As the name suggests, again dams are nothing but the walls which are constructed across the cross section of the river or the stream. ठीक है, तो ये हो गया डैम. एक तो सरफेस डैम हो सकता है, जैसा सरफेस रन ऑफ हम बोलते हैं और सब सरफेस रन ऑफ बोलते हैं, वैसा सरफेस डैम जो हम रेगुलर कंस्ट्रक्ट करते हैं. लेकिन इन सर्टन एरियाज वेयर वी वांट दैट नो वाटर शुड बी लॉस्ट, because you must be knowing and you might have seen that sometimes we don't see water into the river. हम नदी में पानी नहीं देखते, दिखता नहीं है पानी. जनरली समझो हमारे एरिया में जनवरी फरवरी से हमारी नदियां ड्राई होना चालू हो जाती है, नदी में पानी नहीं दिखता है. लेकिन वो नदी में यदि हम एखादा पिट एक्सकवेट करें, एखादा खड्डा किया, तो उसमें हमें नीचे में वो खड्डा पानी से भरता है. तो इसका मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फ्लोज. वन फ्लो which we regularly see above the river bed level, and also there is another flow which flows below the river bed level, and the water that has been supplied to that flow is generally from the groundwater table. ग्राउंड वाटर टेबल से ये पानी रिवर बेड लेवल के नीचे में बहुत बार हमें दिखता है. ठीक है, एक तो ये द वाटर विच इज ऑब्जर्व बिलो द रिवर बेड लेवल टू कॉन्जर्व दैट वाटर, टू स्टोर दैट वाटर, है ना. वो फ्लो होते रहता है, फिर से नदी का जैसा स्लोप रहता है उससे, और वो पानी वेस्ट जाता है. तो वो पानी रुकना चाहिए और वो पानी रुक के फिर से उसने वहां का जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको समृद्ध बनाना चाहिए, उसको रिचार्ज करना चाहिए. तो इसलिए नदी के बेड लेवल के नीचे में हम एक वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं. अगेन द सेम, द फंडामेंटल इज द सेम. अगेन ए वॉल इज कंस्ट्रक्टेड across the river, as you must be seeing in your mobile, or in somebody may be using laptop. It is always good to attend the lecture on laptop if possible, क्योंकि मोबाइल पे उतना बड़ा या अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन लैपटॉप पे यू कैन एंजॉय द लेक्चर. So such dams are called as which are constructed below the river or the nala bed level or below the stream bed level are called as the subsurface dam. है ना. बहुत बार मैं कुछ वर्ड्स रिपीटेडली या पर्पसली यूज करता हूँ, अनपर्पसली कभी यूज नहीं करता. मैंने बोला कि रिवर बेड लेवल, मैंने बोला कि नाला बेड लेवल, मैंने बोला थर्ड स्ट्रीम बेड लेवल, है ना. तीनों का मतलब एक ही है. रिवर बड़ी है, रिवर से थोड़ा छोटा नाला है, और स्ट्रीम यानी एनी वाटर फ्लोइंग चैनल. ओके, so these words I use regularly so that you should be able to use and you must use in your answers. तो ऐसे जो डैम रहते हैं उसे सब सरफेस डैम बोलते हैं. जैसा मैंने आपको समझा दिया अभी कि नदी के सरफेस के ऊपर से जैसा पानी बहता है
वैसे नदी का जो बेड लेवल रहता है उसके नीचे से भी पानी बहते रहता है, ठीक है। और वो जो पानी है वो बहते रहता है और वो वेस्ट चले जाता है फिर, तो वो पानी वेस्ट ना जाए इसलिए हम ये सब सरफेस डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं। दे आर जनरली ऑफ टू टाइप्स। They are, the first name is the subsurface dams. The subsurface dams are of two types. One is the subsurface dam, name itself, and the second is sand storage dam. दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कैसे इसमें डिफरेंस है वो हम देखते हैं। पर्पस दोनों का सेम ही है, is to conserve the water which will be wasted below the river bed level or below the nala bed level, below the stream bed level. Subsurface dam is constructed below the ground level, that is below the stream bed level, and arrest the flow of natural aquifer. What does they do? They control or they arrest. Arrest करना यानी कोई हथकड़ी पहनाना नहीं, arrest यानी रोकना. So they arrest or oppose or obstruct the flow of the natural aquifer, है ना। ये natural aquifer का पानी जनरली जमीन लेवल के नीचे रहता है. So this is the purpose of the subsurface dam. Now what is the sand storage dam? Whereas sand storage dam impounds water in sediments caused to accumulate by dam itself. क्या है ये हम देखते हैं। ये सैंड स्टोरेज डैम क्या करता है कि ये डैम का जो, जिसको हम अपस्ट्रीम साइड बोलते हैं, जो नदी का यदि फ्लो रहा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, इफ द फ्लो इज फ्रॉम माय लेफ्ट टू राइट देन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसके बीच में यदि कहीं हम ये सैंड स्टोरेज डैम बनाते हैं तो लेफ्ट साइड में पानी रुकेगा, उसको हम अपस्ट्रीम साइड बोलते हैं, और जो राइट साइड है उसको डाउनस्ट्रीम साइड बोलेंगे। तो ये डैम जो है ये कैसा है अभी आगे मैं बताने वाला हूं। ये डैम नदी के बेड के नीचे भी कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और इसका सम पार्ट ऑफ द डैम और दिस डैम इज बीइंग गिवन सम हाइट विच इज अबव द रिवर बेड लेवल या नदी बेड लेवल या स्ट्रीम बेड लेवल या नाला बेड लेवल, थोड़ी हाइट, ताकि ये क्या करेगा कि वो जो बरसात में ऊपर से जो नदी या नाले में पानी बहता है वो अपने साथ में कुछ सेडिमेंट भी लाता है, कुछ रेती लाता है, कुछ मट्टी लाता है, कुछ सैंड सील्ट वगैरह लेके आता है बहता पानी। तो ये जो दीवार हमने कंस्ट्रक्ट किया है सैंड स्टोरेज डैम की, ये वो पानी को तो रोकेगा ही कुछ समय के लिए, लेकिन उसके साथ में वो रेती और सॉइल सिल्ट को भी रोकेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी इवेपोरेट होते जाएगा और वो डैम के अपस्ट्रीम में ये सैंड और सिल्ट भी जमा होते जाएगी। फिर पानी आएगा, फिर थोड़ी हाइट, जब तक डैम का टॉप लेवल है वहां तक के स्लोली एंड स्टेडीली द सिल्ट विल बी accumulated or the upstream of the dam will be fully full with the sand or the silt, therefore it is called and also below the nala bed level already the wall is constructed, so therefore it is a type of subsurface dam. Only difference is its height is more above the river bed level, and that due to that height sediments which are brought by the flowing water, by the runoff, surface runoff, to accumulate at the upstream of the dam itself. Okay, so by storing water behind subsurface dams in natural aquifers or in sand accumulated sand storage dams, what we achieve, ये वॉल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं सब सरफेस के नीचे, ताकि या ये सैंड स्टोरेज डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये क्या करता है, इट स्टोर्स द वाटर विच इज फ्लोइंग बिलो द ग्राउंड लेवल। सो बाय स्टोरिंग दिस वाटर upstream of the subsurface dam or the sand storage dam, we
अवॉइड द डिसएडवांटेज ऑफ कन्वेंशनल सरफेस स्टोरेज, यानी इससे क्या होता है कि जमीन के नीचे पानी जमा रहता है, सॉइल के नीचे में, है ना, तो उसके कारण क्या है कि जमीन के ऊपर पानी नहीं दिखता है। या जैसे हमारे रेगुलर डैम है, रेगुलर डैम में जो सरफेस डैम है उसमें क्या है कि ऊपर से पानी दिखता है, वो डैम के वॉल के अगेंस्ट में स्टोर किया हुआ है ना। इसमें वैसा ऊपर में पानी नहीं दिखता, लेकिन पानी स्टोर्ड है, कहाँ है, रिवर बेड लेवल के नीचे। तो उसके कारण क्या है कि जो डिसएडवांटेजेस है, कौन से, इवेपोरेशन लॉसेस, है ना। आपको बताया मैंने, जितना हर साल बारिश होती है हमारे विदर्भ रीजन में या महाराष्ट्र में या मैक्सिमम पार्ट ऑफ द इंडिया में, एक्सेप्ट सम माउंटेनियस पार्ट, जितना प्रेसिपिटेशन होता है उसका 80% प्रेसिपिटेशन इवेपोरेशन लॉस में चला जाता है, इवेपोरेशन। ओके, so therefore with the help of the subsurface dams, very interesting dams, the disadvantage of the conventional surface storage, यानी कन्वेंशनल है ने जो हम हरदम कंस्ट्रक्ट करते हैं सरफेस स्टोरेज डैम्स, इसके जो डिसएडवांटेजेस है, कौन से, इवेपोरेशन लॉस, इसके कारण कुछ पोल्यूशन हो सकता है, इसके कारण वो डैम में सिल्ट जमा होगी, बड़ा डैम यदि कंस्ट्रक्ट किया तो। ये तो ठीक है, हमारा सैंड स्टोरेज डैम में तो हमने पर्पसली, हमें वहां पे सिल्ट या सैंड जमा ही करना है, लेकिन बड़े डैम में सिल्टिंग होता है न, तो फ्लड वाटर के साथ में बहुत सारी सिल्ट आती है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आते हैं, मॉस्किटोज जमा होते हैं उसमें, है ना, वेक्टर्स करके बोलते हैं। तो वो जो यदि हमारे जो तालाब रहते हैं वो तालाब में मच्छर वगैरह होते हैं तो उसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं। कुछ यदि पॉइजनस मटेरियल गया तो उसके कारण वो पानी का हजार्ड हो, डेंजरस हो सकता है। सो ऑल दिस disadvantages of the conventional surface storage can be avoided with the help of construction of subsurface dams, है ना। so this is very important purpose of the subsurface dams. Now we will understand bit detail about the both these dams. A subsurface dam is constructed below ground level and arrests the flow of natural aquifer that we have learnt, as well as, whereas the sand storage dam impounds यानी collects or arrest or stops, impound करना यानी रोकना, whereas sand storage dam impounds the water in sediments. अब ये जो सेडिमेंटेशन हो गया डैम में अपस्ट्रीम में, जो सैंड जमा हो गई या जो सिल्ट जमा हो गई, इसमें भी पानी वो रोकेगा, caused due to caused to accumulate by the dam itself, यानी डैम में जो सिल्ट हमने रोक के रखा है तो उसमें भी ऊपर में भी पानी जमा होगा, यानी जमीन के नीचे तो होगा ही, लेकिन हमने और क्या क्रिएट किया कि डैम की थोड़ी हाइट ज्यादा रख के डैम के अपस्ट्रीम में भी रेती और सिल्ट जमा किया, इसलिए इसका नाम सैंड स्टोरेज डैम है। तो वो जमा करके हमने एक और उसमें एक आर्टिफिशियली वी हैव क्रिएटेड सच ए जोन where the water can be stored in the pores of that accumulated or impounded sediment. लेकिन नाला बेड लेवल के ऊपर में पानी दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। तो बाकी जो इवेपोरेशन वगैरह लॉसेस है वो इवेपोरेशन लॉसेस कैन बी मिनिमाइज्ड, ओके, कम कर सकते हैं, पूरा 100% नहीं कम कर सकते, लेकिन नक्की हम 80-90% लॉसेस कैन बी कंट्रोल्ड with the help of this both dams, subsurface as well as the sand storage dams. In subsurface dams, an aquifer consisting of fairly permeable alluvial sediment, ये कहाँ होते हैं भाई सब सरफेस डैम, ये जनरली अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है सब सरफेस डैम, तो कहाँ करेंगे कि जहां पे जो रिवर बेड लेवल के नीचे में जो स्ट्राटा है, नदी का जो पात्र है उसके नीचे का जो
स्ट्राटा है, इट शुड बी एज परमिएबल एज पॉसिबल, है ना। उसमें सैंड बहुत रहना चाहिए, परमिएबिलिटी उसकी रहना चाहिए। वो यदि इम्परमिएबल है तो पानी रुकेगा, पानी उसमें स्टोर ही नहीं होगा, ऊपर से बह जाएगा। तो वो परमिएबल रहना चाहिए। एल्यूवियल, एल्यूवियल यानी सैंड, सैंडी। एल्यूवियल उसको ही बोलते हैं कि जिसमें सैंड हो, रेती हो। सो when we construct the subsurface dam, we consider an aquifer. Aquifer यानी फिर से subsurface water reservoirs or subsurface water storers. So consider an aquifer consisting of fairly permeable alluvial sediment in a small valley. यानी जो नदी का जो सेक्शन है वो छोटी वैली जैसा है ना। बहुत सपाट पात्र वाला जनरली अवॉइड करेंगे हम, बहुत फ्लैट टेरेन है, लेकिन है तो भी चलेगा, लेकिन प्रेफरेबली देयर शुड बी ए गॉर्ज, छोटी सी वैली। छोटे छोटे नदी नाले में कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, छोटे छोटे नदी नाले में, बड़े में भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना, क्योंकि हर जगह पानी का बहुत इंपॉर्टेंस है। पानी कहीं वेस्ट जाना ही नहीं चाहिए, इसलिए तो सब इतनी मेहनत पड़ रहे हैं। तो छोटी वैली जनरली हम प्रेफर करते हैं ऐसे सब सरफेस डैम के लिए। इट सप्लाइज वाटर टू ए विलेज बाय मींस ऑफ द शैलो वेल। यदि ऐसे सब सरफेस डैम के अपस्ट्रीम में, नदी के पात्र में, या इवन डाउनस्ट्रीम में भी हम यदि एखादी वेल एक्सकवेट करते हैं इन द रिवर बेड लेवल और एडजेसेंट टू द बैंक्स ऑफ द रिवर, एखादी वेल कंस्ट्रक्ट करते हैं, शैलो, बहुत डीप नहीं करेंगे, तो ये जो रिवर बेड में पानी स्टोर्ड हुआ है वो ये शैलो वेल को सप्लाई होगा, और वहां से हम एखादे पास का जो खेड़े है, विलेज है, खेड़ा बोलते हैं उसको, छोटा गांव है, उसको ये वेल से पानी सप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बहुत इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत है ये सब सरफेस डैम के। ड्यू टू कंजम्पशन एंड ऑल्सो नेचुरल ग्राउंड वाटर फ्लो, द एक्वीफर इज ड्रेन्ड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। इसमें का पानी निकालने के कारण और इवेपोरेशन के कारण इसमें ये जो एक्वीफर है ड्यू टू द फॉर्म ड्यू टू द सबसरफेस डैम में गेट ड्राई इन द समर सीजन और व्हेन द वाटर इज बीइंग यूज्ड। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करना है हमें टू प्रिवेंट दिस? ए ट्रेंच इज डग अक्रॉस द वैली reaching down to bedrock or some other solid impervious strata। एक खड्डा किया जाता है अप टू द impervious strata, यानी फिर से एक यानी अगेन it is nothing but a subsurface dam। an impervious wall is constructed in the trench, means this subsurface dam, and when the dam is completed the trench is refilled with the excavated material, है ना। नदी में जनरली हम एखादी वेल एक्सकवेट करते हैं या नदी के बाजू में, उसमें का पानी यदि खत्म हो जाता है हर साल, तो क्या करेंगे हम? ये सब सरफेस डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे। कैसा करेंगे कि नदी का जो बेड है, नदी के बेड में वी विल एक्सकवेट ए ट्रेंच और ए पिट। ओके, ए ट्रेंच एक्सकवेट करेंगे। ट्रेंच यानी फिर से क्या? लंबी नाली। इज डग अक्रॉस द वैली, वैली यानी नदी का क्रॉस सेक्शन, रीचिंग डाउन टू बेड रॉक, यानी हार्ड रॉक तक के वो जाना चाहिए, ताकि पानी रोकने के बाद में नदी के बेड में से परकोलेट होके वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, बह के नहीं जाना चाहिए। और सम अदर सॉलिड impervious layer, and this impervious wall which is constructed across the river bed, across the river section, which we named as subsurface dam, will store the water on the upstream. A groundwater reserve built in this way will not be drained off and will be used throughout the dry season, provided of course that the storage volume is sufficient to meet the water demand. You can see here again the some sketch of such dams which are constructed: groundwater dam, subsurface dam, and here one pump well is being shown here। ठीक है, ये ऐसे दिखाया। इसका पानी, इसको 12 महीने कैसे पानी रहेगा? यदि ये इसका पानी हमने सब सरफेस डैम से स्टोर किया तो इसके अपस्ट्रीम में रिवर बेड लेवल के नीचे पानी जमा रहेगा और दैट कैन बी सप्लाइड टू दैट पंप वेल। ठीक है,
How these dams are constructed, again a photograph is shown here. This is a, you can see the wall is coming above the stream bed level. जो जो छोटा सा नाला है, ये नाला या नदी के बेड लेवल के ऊपर में ये वॉल है, जैसे यहाँ दिख रही है ना सेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा डैम है, ये सैंड स्टोरेज डैम है ये। दिस इज ए सैंड स्टोरेज डैम। ओके, so small dam built on seasonal river beds, the raised wall captures some of the surface runoff and stored within the coarse sand deposit. Wall is built above the ground with a spillway to allow continuous flow of water downstream. ठीक है, ऐसा भी हम कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के ऐसा वॉल कंस्ट्रक्ट किया और इसमें से यदि पाइप हमने निकाला ऐसा बाहर, और इफ वी कनेक्ट इट टू द टैब, then it will be a permanent, fresh and pure source of water. यहाँ से 12 ही महीने आपको ऐसा पानी मिल सकता है, ये आइडिया आप लगा सकते हैं। ठीक है, so such ideas we engineer must implement in your areas. आपका जो एरिया है, आप जिस गांव में रहते हैं, बहुत सारे हमारे मित्र छोटे छोटे गांव में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये बाकी लोगों ने ही करना चाहिए। आप भी अपने गांव में, आपके गांव में यदि आपको ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ाना है तो आप जरूर ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई हेल्प लगती है तो आप मुझे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज है, इस बहाने आपको आइडिया भी दे देता हूँ। जैसे आप में से कुछ मित्र, कुछ दोस्त शायद वर्धा डिस्ट्रिक्ट के होंगे, तो वहां पे जमनालाल बजाज फाउंडेशन करके है ना, वर्धा डिस्ट्रिक्ट के कुछ होंगे, वहां पे जमनालाल बजाज फाउंडेशन है। तो वो ये वाटर कंजर्वेशन का काम बहुत कर रहे हैं अच्छे से, और उनको यदि कांटेक्ट किया तो वो थोड़ा सा फंडिंग इस काम के लिए करते हैं और टेक्निकल हेल्प भी करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि दिस इज द सोर्स ऑफ इनकम एंड ऑल्सो यू कैन वर्क सोशल वर्क, और आपके एरिया में आप ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये है ना, ये आपको अभी मुझे लगता है ये फोटोग्राफ और ये इससे आइडिया आ गई होगी कि ऐसे वॉल सैंड स्टोरेज डैम कंस्ट्रक्ट करके या सब सरफेस डैम कंस्ट्रक्ट करके हाउ वी कैन रेज। ये देखिए, ये सब सरफेस डैम है। यहाँ पे कैसा है कि जो रिवर बेड लेवल है या जो स्ट्रीम बेड लेवल है उसके नीचे में ये वॉल कंस्ट्रक्ट किया है। ड्यू टू दिस व्हाट विल हैपन, the water which is flowing below the river bed, that will be obstructed, and naturally that will be stored upstream of this wall, and that can be used for the supply by either excavating the well there or by the pump well, etc., and that can be used for the domestic drinking water purpose, for irrigation purpose also. So subsurface dam on an impervious wall, it is a impervious wall. This is either made up of the concrete, or maybe made up of the brick masonry, or maybe made up of the uncourse rubble masonry, UCR. या आप ऐसा भी कर सकते हैं, और भी पैसा बचाना है, खर्चा कम करना है, तो आपके एरिया में ब्लैक कॉटन सॉइल है, काली माटी है, तो उससे भी आप ये खड्डा यदि आपने भर दिया तो भी वो पानी रोकने का काम अच्छे से करेगा। सो इट इज ए इम्परवियस वॉल कंस्ट्रक्टेड ऑन ए बेड रॉक इन ए ट्रेंच। ट्रेंच यानी ऐसा लंबी नाली, लंबा खड्डा, अक्रॉस द वैली और द स्ट्रीम। वैली यानी नदी का सेक्शन, गॉर्ज या स्ट्रीम। वॉल इज बिलो द ग्राउंड and holds flow of the natural aquifer. Capacity for the dam increased easily by adding layer of the concrete wall. The capacity can be increased by increasing the height of the dam, it means to say. ये जैसा आपको फिर से जो मैं बता रहा हूँ उसको ही थोड़ा सा लार्जर स्केल में आप देख सकते हैं। जैसे स्ट्रीम फ्लो है, ये स्ट्रीम फ्लो में ये सब सरफेस डैम कंस्ट्रक्ट किया है across the cross section of the stream, जिसको वैली करके बोला है बार बार। ठीक है, वैली और द स्ट्रीम, वैली यानी गॉर्ज, मैं जो वर्ड यूज करता हूँ,
नदी का जो सेक्शन रहता है ऐसा, इसको गॉर्ज करके बोलते हैं, इसको ही वैली करके बोलते हैं, और इसको ही स्ट्रीम करके भी बोलते हैं. तो अक्रॉस दैट वैली वन वॉल इज कंस्ट्रक्टेड, and that wall is up to the river bed level, and it obstructs the water which is flowing below the river bed level, सब सरफेस रन ऑफ जिसको हम बोलेंगे. एंड यहाँ पे यदि हम एक आधी वेल एक्सकवेट करते हैं ये वॉल के अपस्ट्रीम में, तो ये वेल में 12 महीने हमें भरपूर पानी मिलेगा. ठीक है, जैसे यहाँ बताया गया है. सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द water conservation with the help of the subsurface dam. Now the sand storage dam, something about what is sand storage dam? It is by constructing a weir. Weir यानी फिर से dam या wall. By constructing a weir or a wall or a dam of suitable height across the stream bed. Stream bed में एक wall construct करेंगे with which will be above the river bed level, stream bed level of suitable height. बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं, कम से कम 1 मीटर, 1.5 मीटर, 3 फुट, 4 फीट, 5 फीट. What will it do? It will impound or store the coarse particles carried by heavy flows during the rains are caused to settle upstream of this weir, and eventually an aquifer reservoir will be created upstream of the weir with filled sand. यानी हम क्या कर रहे हैं अभी कि हमने एक आर्टिफिशियल एक्वीफर वहां पे कंस्ट्रक्ट किया, क्रिएट किया. सो एक्वीफर रिजर्वायर, कितना अच्छा नाम है देखो, एक्वीफर रिजर्वायर will be created upstream of the weir with filled sand. This artificial aquifer will be replenished or refilled or recharged each year during the rains, and if the dam is properly silted and sited, यानी प्रॉपर साइट, इसका साइट लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, and constructed, water will retain in the aquifer, that is in that below the river bed level reservoir for use during dry season. यानी बरसात का जो बहने वाला पानी है वो वहां पे रुकेगा, और वो पानी हम ड्राई सीजन में जो हमारा धूपकाल रहता है उसमें हम उसको यूज कर सकते हैं. इतना अच्छा ये दोनों सरफेस और सैंड स्टोरेज डैम का उपयोग है. जनरली ग्राउंड वाटर डैम कंस्ट्रक्टेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द टू टाइप्स, that is the sand storage and the subsurface dams. While constructing a subsurface dam in a riverbed, the storage volume may be increased by letting the dam wall rise above the ground level. यानी दोनों का यदि कॉम्बिनेशन हमने किया है, सैंड स्टोरेज और सबसरफेस डैम का, तो हम we will accumulate the sediment above the river bed level as well as more water will be stored. Similarly, when a sand storage dam is constructed, it is necessary to excavate the trench in sand bed in order to reach the bedrock or stable impervious layer. ठीक है, तो over and all, this is the purpose is being served by these underground dams. Now, which sites we should select? Selection of the, अभी हमने बोला ना proper site select होना चाहिए, तो कहाँ पे? Following aspects need to be taken into view while selecting the site of the underground dam. The basin in which water is to be stored should be underlain by bedrock or unconsolidated formation with low permeability. यानी जो नदी के पात्र में, जो रिवर के सेक्शन में या वैली में हम ये डैम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, वो उसके नीचे में 2, 3, 4 मीटर नीचे में हार्ड रॉक रहना चाहिए, इम्परमिएबल स्ट्राटा रहना चाहिए, ताकि हम जो वॉल कंस्ट्रक्ट करेंगे उसका बॉटम विल रेस्ट ऑन दी हार्ड रॉक और low permeability or impermeable formation or strata. What is the purpose? Only purpose is that first is it should take the load of the wall, as well as no water should be permeate through the foundation. डैम के नीचे से पानी बह के नहीं जाएगा.
Preferable to site groundwater dams in well defined and narrow valleys or river courses. जनरली जैसे मैंने बोला कि वैली जो है वो नैरो रहना चाहिए, गॉर्ज रहना चाहिए, सेक्शन रहना चाहिए, उसको ज्यादा फ्लैट नहीं रहना चाहिए. The area should neither be flat with flat topography. अभी मैंने बोला ना फ्लैट यानी ऐसा सपाट नहीं रहना चाहिए, लेकिन है ही नहीं समझो लोकेशन तो नहीं बांधना, ऐसा नहीं है. In worst case we can go for the flat topography. Nor should the valley be with steep gradient. हाँ, जो वैली है, जो नाला या नदी है, उसको बहुत उतार भी नहीं रहना चाहिए. नहीं तो क्या होगा, बहुत स्लोप है तो वो ड्यू टू दैट स्टीप ग्रेडियंट whatever water that is flowing will flow out, will not be stored on the upstream of the dam. Normally the areas which slope up to 5% are considered appropriate, though cannot be a binding condition. जनरली स्लोप जो रहना चाहिए वो 5% स्लोप रहना चाहिए, यानी 5 डिवाइडेड बाय 100 ये ग्रेडियंट रहना चाहिए. यानी 100 मीटर यदि लेंथ है वो नाले की या वो नदी की, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर का फॉल रहना चाहिए, स्लोप रहना चाहिए. ठीक है. सो नॉर्मली एरियाज विच स्लोप अप टू 5%, इससे 5% भी बहुत ज्यादा हो गया, 5% से कम ही रहना चाहिए, तो उसको हम जरा आइडियल साइट बोलेंगे. लेकिन फिर से कैन नॉट बी ए बाइंडिंग कंडीशन. ये है तो नहीं कंस्ट्रक्ट करेंगे सब सरफेस डैम या अंडरग्राउंड डैम, ऐसा नहीं. ठीक है. फ्लैट है क्रॉस सेक्शन नदी का, वहां नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है. लेकिन जब तक पॉसिबल है तब तक हम वी विल फाइंड दैट द गॉर्ज should have valley, should have smaller sections. The storage capacity is the function of specific yield of the river sediment. है ना, specific yield हमने पढ़ा है, is the quantity of water that can be easily available through the aquifer. That is called as the specific yield or the yield. तो जहां हम ये अंडरग्राउंड डैम बनाने वाले हैं, वहां का जो स्ट्राटा है, वहां की जो सॉइल है, वहां की जो सैंड है, वो परमिएबल रहना चाहिए. परमिएबिलिटी बहुत अच्छी रहना चाहिए, ताकि हम पानी स्टोर करें तो उसमें से निकाल सके इजीली. तो इसलिए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दैट डैम इज द फंक्शन ऑफ द स्पेसिफिक यील्ड ऑफ द रिवर सेडिमेंट. है ना, यानी रिवर सेडिमेंट में पोर्स या वाइड्स बहुत रहना चाहिए, पोरोसिटी रहना चाहिए, साथ में परमिएबिलिटी भी रहना चाहिए. सो दैट हेंस प्रेफर्ड एट जियोलॉजिकल एनवायरमेंट वेयर वेदरिंग प्रोडक्ट्स कंटेन सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ द सैंड एंड ग्रेवल. है ना, मैंने बताया कि ये नदी के पात्र में, ये कहाँ से आता है नदी में, ये वेदरिंग से आता है. आपने सब वेदरिंग, इरोजन वगैरह पढ़ा है आपकी जियोलॉजी में. सो देयरफॉर इट शुड कंटेन सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ द सैंड, रेती एंड द ग्रेवल, दैट इज कोर्सर सैंड. है ना, तो उसकी पोरोसिटी ज्यादा रहेगी और मेनली परमिएबिलिटी ज्यादा रहेगी. पोरोसिटी और परमिएबिलिटी में डिफरेंस क्या है कि पोरोसिटी में तो पोर्स है, लेकिन पोर्स यदि बहुत छोटे हैं, बारीक है, तो उसको कैपिलरी के कारण पानी बहता नहीं है. परमिएबिलिटी यानी पानी इजी फ्लो ऑफ वाटर ड्यू टू ग्रेविटी इनटू द पोर्स. Now we will come to the last part of this groundwater dams, that is the construction methodology. Construction again very simple, as we have discussed earlier. The most common way of constructing subsurface dam is to build a dam in a trench excavated across the valley or river bed. Trench, again a pit. Trench यानी लाम खड्डा, लाम नाली, नदी के पात्र में एक्सकवेट करेंगे ट्रेंच, और उसमें वी विल बिलो द सब सरफेस, बिलो द सरफेस ऑफ द रिवर, कंस्ट्रक्टिंग ए डैम, building a dam in a trench excavated across the valley or the river bed. The earthwork involved may be carried out by manual labor, since excavation depths are not generally more than 3 meters. है ना, 3 मीटर से ज्यादा कोई, ये जैसे यहाँ बताया गया है. So this is the water which is flowing, yeah, right to left, left to right is the flow of the water, in which
This wall is constructed and this is the river bed level or the Nara bed level. इसके नीचे ये wall construct किया है. This is purely a subsurface dam. This is not the combination of the subsurface dam and the sand storage dam. So this wall of the concrete is being constructed. या ऐसा भी कर सकते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, यानी विथ सम थिकनेस इन बिटवीन इट इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ द स्टोन मैसनरी, और बीच में कंक्रीट से फिल करेंगे इकोनॉमिकल बनाने के लिए, so that the water will be stopped on the upstream and water will be stored. Okay, so earthwork involved may be carried out by the manual labor, है ना, मशीनरी की जरूरत नहीं है, छोटे से डैम रहते हैं तो लेबर से भी करवा सकते हैं, खोद सकते हैं, क्योंकि डेप्थ भी 3 ही मीटर है. सब सरफेस डैम्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड एट द एंड ऑफ द ड्राई सीजन व्हेन देयर इज लिटिल वाटर इन द एक्वीफर, है ना. जनरली जो धूपकाले का आखिरी पार्ट रहता है उसमें ये कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि पानी वेस्ट न जाए. एक्वीफर में पानी कम रहता है और हमें पंपिंग का भी पानी की पंपिंग करने की भी तकलीफ ना हो. There is usually some flow, however, and this must be pumped out during the construction. नदी के नीचे में, नदी के पात्र में पानी रहता ही है. जब हम कंक्रीटिंग करेंगे, ब्रिक वर्क करेंगे या मैसनरी करेंगे तो ये पानी पंपिंग करके निकाल लेंगे. After the dam has been constructed, means after this wall is constructed and drains installed, the trench is refilled. यानी इसमें यदि कोई हम ड्रेन लगा रहे हैं या अपस्ट्रीम में पूरा ये सैंड वगैरह है, ये सब करने के बाद में इसको रिफिल करेंगे जो खड्डा हमने किया है, प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड बाय मैकेनिकल मींस एंड वॉल्स. ये जो वॉल ये है इसके आजू और बाजू में जो भी हमने एक्सकवेट किया है वो एक्सकवेटेड पोर्शन फिर से अच्छे से रिफिल करेंगे. द डैम्स मे बी कंस्ट्रक्टेड विथ क्ले, कॉन्क्रीट और ब्रिक. ये जो डैम हम कंस्ट्रक्ट करने वाले वो क्ले, मैंने जैसे बोला ब्लैक कॉटन सॉइल, इससे भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी इम्परमिएबल रहती है. ये खड्डा करके उसको ब्लैक कॉटन सॉइल से फिल कर सकते हैं, अच्छा कॉम्पैक्ट करके रोलर से, छोटा रोलर, मैनुअल रोलर से वगैरह, या धुम्मस से. कंक्रीट तो हमको मालूम ही है बहुत अच्छा इम्परमिएबल है. ब्रिक मैसनरी से कर सकते हैं या स्टोन मैसनरी से भी कर सकते हैं. इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द क्ले डैम. यदि हम क्ले का डैम जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल का डैम यदि बनाते हैं तो उसमें क्या है, उसमें से पानी परकोलेट होगा या उसका इरोजन होगा, तो उसका इरोजन नहीं होना चाहिए. इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द क्ले डैम फ्रॉम गेटिंग इरोडेड, while brick dam needs to be made impervious by plastering the dam surface. तो इरोजन नहीं होना चाहिए, इसलिए क्ले डैम को रॉक पिचिंग, पत्थर से पिचिंग वगैरह करके उसको प्रोटेक्शन देंगे. या ब्रिक डैम जो है, यदि हम ईंटों का डैम बनाते हैं तो उसको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में प्लास्टरिंग करेंगे ताकि ये इम्परमिएबल बने, पानी इसमें से सीपेज ना हो. ये हमने केयर लेना चाहिए व्हेन वी कंस्ट्रक्ट द डैम, ग्राउंड वाटर डैम्स. ये है ना, फिर से वही फोटोग्राफ है कि सब सरफेस डैम जैसा एक्सकवेट किया है और उसमें ये वॉल कंस्ट्रक्ट किया है. ये वॉल करने के बाद में इसको फिर से रिफिल कर देंगे विद द एक्सकवेटेड मटेरियल. उसको वाटरिंग और कॉम्पैक्शन भी करेंगे ताकि इसके यहाँ से पानी परकोलेट हो सके, फिर से नीचे से सीपेज होने का डर कम हो जाएगा इसमें. A concrete dam covered on both sides with blocks or stonework as shown here. यहाँ पे जैसे बताया गया है कि दोनों साइड में स्टोन वर्क से कवर किया है और बीच में कंक्रीट है. Is an alternative involving slightly more advanced engineering for which bit skilled labor is needed. Economical है थोड़ा सा, लेकिन लेबर, अच्छे स्किल्ड लेबर की जरूरत है. It necessitates the use of formwork and availability of the cement and the gravel. One advantage is that it is possible to raise it above the level of the riverbed and use it for further sand accumulation. This type of the dam may be constructed entirely of stonework. ठीक है, ऐसी कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी है कि आपने कंक्रीट का किया तो इसको और नदी पात्र के ऊपर ला सकते हैं, रिवर बेड के ऊपर में, या ऐसे डैम को स्टोन वर्क से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं.
This is in short regarding the discussion of the subsurface dam. We will take the break here today. Next time we will start with the wastewater, how the wastewater is being recharged. It is not new. It is not nothing new there. Whatever recharging we learned earlier, with the same procedure, the wastewater is being recharged. वेस्ट वाटर जो हमारे सिटी का वेस्ट वाटर रहता है उसको ट्रीटमेंट करके ही रिचार्ज किया जाता है. उसके बाद में और जो भी सिलेबस में बचे हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिस्कस करेंगे, and we will move further in our next lecture. Today we will stop here.